नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एमसीक्यू का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता है कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के एक नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के 0.25 कट जाते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये कुछ बेसिक चीज़ है उनके लिए जो बहुत इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं या फिर अभी नया शुरुआत ही किए हैं। ये आपको पता है जो चेंज है वो 2023 से लागू हुआ है। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 100 एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू हम पार्ट 1 में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। मुख्य वजह यही है कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो होगा ब्लू। इस क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ द टैग विच इज यूज्ड ऑन सर्टिफाइड बैग इज, सो राइट आंसर इज ब्लू। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन कि which of the following is not a public sector insurance company? तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है बट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। द आंसर टू थर्ड क्वेश्चन इज, कह रहा है कि इसमें लैंड लीजिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, इट डिक्रीजेस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैंडलेसनेस। चौथे क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, ऑपरेशन बरगा इनमें किनसे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ शेयर क्रॉपर्स। देखिए ये इसका हिंदी में शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदार हुआ। ये एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। क्योंकि यहाँ पे रेड कवर हो जाने की वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया है। अब पांचवें क्वेश्चन पे, इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल बेस इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल लघु उद्योग इंडस्ट्री। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड was initially designed to manage which of the following steel plant in India? The right answer is Rourkela. Seventh question is, in 1944 you see there were a group of industrialists who framed a plan of economic development in India. आपको पता है इसको हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। It was a very common question. Which of the following enterprises may benefit most from an established brand name at the time of incorporation? The right answer is joint venture. You see, when two parties enter a joint venture, one of the parties benefit from the other's goodwill which has already been established in the market. The answer to the ninth question is प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि द शेयर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी अगर परचेज करता हो किसके नाम पे परचेज होगा, तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। और प्राइवेट कंपनी होगा तो उसके डायरेक्टर या फिर उस तरीके से कोई जो ऑथराइज्ड होगा। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, इस ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर और सिंगल बायर होते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के संबंध में कि कौन सा ऐसा मेजर सरकार अपनाती है जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की व्यवस्था सुधरे। देखिए वैसे तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखिए तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम भी प्रभावित करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। अगर इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मोर रहता तो ये ज्यादा एक अप्रोप्रिएट आंसर रहता।
तो बट बीपीएससी देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैं कहूंगा कि प्योर इकोनॉमिक्स की तरह नहीं पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो जीके बेस्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, और इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट से ढेर सारे करीब करीब 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस है वो कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर ना सेट करके मैनेजमेंट का और कॉमर्स का प्रोफेसर सेट किए हैं। तो चूंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, इसमें चाहिए कि विद्यार्थी के इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग पे जो वो बीए एमए के दौरान पढ़ते हैं उस पे चेक होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है बीपीएससी का। आप अभी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेट मी टेल यू, जब मैं ये बताऊंगा कि मैं कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, उसका सोर्स क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ गूगल से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है। ऐसा लग रहा है एग्जामिनर ने कोई दिमाग ही नहीं लगाया, बस वो क्वेश्चन नेट से उतारा है अलग अलग सोर्सेज से और उसको सीधे डाल दिया है। आप खुद गूगल करके भी देख सकते हैं। तो मेरा एक प्लान है आने वाले टाइम में कि मैं, भले ये क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम हो, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई विद्यार्थी फेल ना हो। मैं, यकीन रखिए, आपको इतना इकोनॉमिक्स करा दूंगा कि आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे और मेरे नोट्स से या फिर मेरे वीडियोज से या फिर मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आराम से उस एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से सिर्फ क्वालिफाई आप नहीं करिएगा, क्योंकि नेचर इस तरह का क्वेश्चन है कि बहुत ही डायरेक्ट टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे। इंडियन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बेस्ड है, फैक्चुअल है। तो थोड़ा सा हर एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। हम ट्रेंड को पकड़ के उस एग्जाम की अगर तैयारी करें तो बहुत कम एफर्ट्स में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चूंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है तो स्टूडेंट्स को ये कोशिश करना चाहिए कि कितना जितना कम से कम पढ़े वो इकोनॉमिक्स में और सफल हो जाए, क्योंकि इसमें क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक्स एक ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत ही, मैं कहूँगा, एक तरीके से बाकी सोशल साइंस की अपेक्षाकृत टफ सब्जेक्ट है और बहुत कम विद्यार्थी इसको ऑप्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये अपना ध्यान जीएस पे दे, एसे पे दे, पीटी पे दे, तो ज़्यादा आपको स्कोर करने का और या रैंक अच्छा इंप्रूव करने का स्कोप रहेगा। इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक होकर पढ़ाई करना है, बट डोंट वरी, वी विल डू इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स proceed to the next question. So golden revolution, it is related to horticulture and honey. 14th question is which of the following, यहाँ पे MSP को कौन रिकमेंड करता है? So the right answer is CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices. 15th question is प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइसिंग। अब देखिए, ये कंप्लीटली एक मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसका राइट होगा इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। चूंकि मैं अभी बहुत एक्सप्लेन क्वेश्चंस को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वी हैव लिमिटेड टाइम हियर एंड इवेंचुअली विल कवर इट, बट एटलीस्ट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द राइट आंसर एंड यू कैन ट्रस्ट मी। जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ वो सही होगा। यू नीड टू हैव फेथ ऑन मी। द फुल फॉर्म ऑफ TPDS, which is Targeted Public Distribution System. The answer to the 70th question is which of the following, यहाँ पे FCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। 18th है which one of the following is not an objective of food management in India? इसका सही उत्तर होगा एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। 19th का है एक्विजिशन ऑफ क्वेश्चन। 20th है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो है वो बॉर्डर विलेज से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट पेपरलेस बजट कब प्रेजेंट किया? द राइट आंसर इज बजट 2021-22। 22 जो है वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा 10.68 लाख करोड़। कमिंग टू 23rd, यहाँ पे है कि हु रिप्स द जीएसटी? इसका सही उत्तर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। रेलवे बजट को जनरल बजट से कब मर्ज किया गया? इसका सही उत्तर होगा 2016-17।
Coming to 25th question, banks use the major portion of the deposit to extend loan. देखिए लोन देना उनका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि लोन देने से क्या होता है कि उनको अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है उनका इम्प्रूव होता है, उसी से अपना जो अर्निंग होती है, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं उसी से अपना वो सारा कॉस्ट निकालते हैं। 26 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 27th क्वेश्चन इज इनफॉर्मल सेक्टर लोन के जो है मेन सोर्सेस क्या है? तो ये हो जाएगा ट्रेडर्स प्लस मनी लेंडर्स। डी, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? डायरेक्टली सर्विस सेक्टर, that is tertiary sector. In India, commercial banks have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied. सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल बैंक ने लोन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में दिया, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। लॉरेंज कर्व आप बेसिक है, जानते होंगे। इट इज़ अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनकम। This is 45-degree line, and this is the area A, and this is the Lorentz curve. So this is the equality का जो ये line है, और इससे जितना दूर होगा वो inequality दर्शाएगा। 31st जो है, concept of 5-year plans in India in the Constitution of India जो है वो कहाँ से लिया गया है? रसिया से। इसमें कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म इसमें क्या इंक्लूड डज नॉट, नहीं करता है। उसमें आप देखिए तो हाउसिंग लोन टू फार्मर्स हो जाएगा। कंपेयर टू द रिच, द पुअर सेव अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। केन्सियन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप देखे होंगे। लेसे फेयर सुने आप, एडम स्मिथ का पॉपुलर लेसे फेयर कॉन्सेप्ट। हालांकि फिजियोक्रेट्स ने भी इस टर्म्स को यूज किया था, उसके बाद ही एडम स्मिथ वहाँ से अडॉप्ट किए थे। तो लेसे फेयर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का फीचर है। इसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थात सरकार का कोई आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द एवरेज इनकम? क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। तो जीडीपी को अगर पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हैं, व्हेन डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए कि ये हो गया जीडीपी, इसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं तो एनडीपी बच जाएगा। 37, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। राइट आंसर विल बी स्टेट ड्यूटी। सो देखिए बेसिकली ये जो है एक तरीके से, ये जिसको हम बोलते हैं डेथ ड्यूटी, इसको एबोलिस्ट किया गया है। ये हुआ क्या था इसमें कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, बट इट इज नॉट इन इंडिया। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ एनएनपी एट कंज्यूमर पॉइंट? तो कंज्यूमर पॉइंट का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन इज बी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी आप करिएगा तो उससे निकाल सकते हैं, बट आई टोल्ड यू आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर राइट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not added while calculating national income of India? The right answer is the services rendered by housewife. तो हाउसवाइफ जो कार्य करती है उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जीडीपी में उन्हीं क्रियाकलापों को इंक्लूड किया जाता है जिसके लिए पेमेंट दिया जाता है और उसका अकाउंटिंग होता है। इसीलिए ब्लैक मनी जीडीपी में हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसका अकाउंटिंग संभव नहीं है। 40वां पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? The right answer is the law of equi-marginal utility is also known as the law of substitution, and this is called law of maximum satisfaction as well. इसको हम maximum
सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। 41 the answer will be utility. Utility is one satisfying capacity of a commodity. Consumer behavior, very easy question. It is related to microeconomic. अब देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है। डिमांड कर्व का पूछ रहा है कि ये स्लोप क्या है, तो इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू नो, वेरी बेसिक क्वेश्चन। पी एन क्यू डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस, सो इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। 45 व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस द डिमांड फॉर टी क्या होगा? राइज करेगा, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स मान लीजिए इंक्रीज करता है तो डिमांड फॉर कमोडिटी वाई क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। 46 सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जेवी से जीन पॉफ्टिस से। अ फर्म मेक्स नॉर्मल प्रॉफिट एट द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। 48 if one of the perfectly competitive firm increases its level of output तो क्या होगा? यहाँ पे market price will remain constant. Which of the following is not capital asset? इसका उत्तर होगा agricultural land. You see, stocks, homes and in investment property, all these are included in capital asset but not agricultural land within the municipal areas. अगर ये fall नहीं करता हो तो when resources are limited. So friends, I think I will close the video here. I'll start part 2 in the next video, which is the link will be given in the description section. आप उसको follow कर लीजिए।